ये है एकेडमी ऑफ सोशल स्टडीज़। मैं हूं आपका दोस्त पीसी यादव। मित्रों, आज हम आपको पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के अंतर्गत वन लाइनर क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हैं, विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनको आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। इस वीडियो को आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। देख लेते हैं तो कोई बात नहीं, नहीं देख पाते हैं तो कुछ करना नहीं है। सिर्फ ईयरफोन लगाना है या हेडफोन लगाना है और वीडियो को ऑन करें और कोई भी वर्क करते हुए इसको आप सुन सकते हैं और इससे आपका रिवीजन होगा, तैयारी होगी और पर्यावरण विषय के प्रति आपकी समझ और बेहतर होगी। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नस्ट हेकल ने किया था। अर्नस्ट हेकल महोदय ने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। पारिस्थितिकी के जनक की संज्ञा प्रदान की गई है। किसको की गई है? तो वो हैं अर्नस्ट हेकल। अर्नस्ट हेकल को पारिस्थितिकी के जनक की संज्ञा प्रदान की गई है। पारिस्थितिकी के अंतर्गत किसका पारस्परिक अध्ययन किया जाता है? तो वातावरण और जीव समुदाय, वातावरण और जीव समुदाय का पारिस्थितिकी के अंतर्गत पारस्परिक अध्ययन किया जाता है। रंध्रों का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है? रंध्रों का खुलना और बंद होना वो सब प्रकाश पर निर्भर करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विटामिन ए, डी तथा कैरोटीन के निर्माण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? विटामिन ए, डी तथा कैरोटीन के निर्माण में प्रकाश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अल्पदीप्तिकाली पौधे हैं, तो अल्पदीप्तिकाली पौधे हैं तंबाकू एवं सोयाबीन। छायाप्रिय पौधों को कहते हैं, तो छायाप्रिय पौधों को हेलियोफिलिस कहा जाता है। हेलियोफिलिस छायाप्रिय पौधों को कहा जाता है। एंजाइम क्रियाशीलता का सर्वोत्तम ताप है 25 से 35 डिग्री सेल्सियस। किस तापक्रम पर एंजाइम का विकृतीकरण हो जाता है? तो वो ताप है 60 से 70 डिग्री सेल्सियस। अल्पाइन वृक्ष किस ऊंचाई, यानी भारत में अल्पाइन वृक्ष किस ऊंचाई पर मिलते हैं? तो ऊंचाई है 3600 से 4000 मीटर। 3600 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर अल्पाइन वृक्ष मिलते हैं। अस्थायी बर्फ लाइन की क्या ऊंचाई है? यानी भारत में जो अस्थायी बर्फ लाइन है उसकी ऊंचाई क्या है? तो वो ऊंचाई है 4000 मीटर। यानी 4000 मीटर की ऊंचाई पर बर्फ पड़ने लगती है। कहाँ? भारत में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वाष्पोत्सर्जन किस प्रकार की क्रिया है? तो वाष्पोत्सर्जन जैविकी क्रिया है। कैसी क्रिया है? जैविकी क्रिया है। वाष्पोत्सर्जन जैविकी क्रिया है। अंकुरण के लिए बीजों को कम ताप पर रखना कहलाता है, वो कहलाता है बसंतीकरण। बसंतीकरण कहा जाता है अंकुरण के लिए बीजों को कम ताप पर रखने की प्रक्रिया को। मरुद्भिद पौधों में प्रायः पत्तियां किसमें बदल जाती हैं? मरुद्भिद पौधों में प्रायः पत्तियां किसमें बदल जाती हैं? तो वो बदल जाती हैं कांटों में। आप देखते होंगे जो रेगिस्तान का इलाका होता है, जहाँ पर बरसात बहुत कम होती है, वहाँ के पौधों की जो पत्तियाँ होती हैं कांटों में तब्दील हो जाती हैं। आर्द्रता को किसमें मापा जाता है? आर्द्रता को सापेक्षिक आर्द्रता की प्रतिशत इकाई में मापा जाता है। आर्द्रता को सापेक्षिक आर्द्रता की प्रतिशत इकाई में मापा जाता है। वनस्पतियों के सड़ने से कौन सी गैस निकलती है? तो वनस्पतियों के सड़ने से मीथेन गैस निकलती है। यह एक प्राकृतिक गैस है। जब वनस्पतियां सड़ जाती हैं तो उसमें मीथेन गैस निकलती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वायुमंडल में आर्गन गैस की कितनी मात्रा पाई जाती है? वायुमंडल में आर्गन गैस की मात्रा
0.93% पाई जाती है। ये उत्तर प्रदेश PCS 92 का प्रश्न है कि वायुमंडल में आर्गन गैस की कितनी मात्रा पाई जाती है, तो वो पाई जाती है 0.93%। पौधों के सभी पोषक तत्वों से युक्त कार्बनिक पदार्थ है ह्यूमस। ह्यूमस क्या है? ह्यूमस पौधों के सभी पोषक तत्वों से युक्त एक कार्बनिक पदार्थ है। जैसे देखते हैं, जो उपजाऊ ज़मीन होती है उसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। अगर ज़मीन में ह्यूमस की मात्रा नहीं है तो वह पौधों की अनुकूल मिट्टी नहीं है। भारत में अवनलिका क्षरण से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है, वो क्षेत्र है मालवा पठार क्षेत्र, चंबल घाटी क्षेत्र। जो चंबल नदी है, चंबल घाटी का जो क्षेत्र है मालवा पठार, उसी क्षेत्र में भारत में अवनलिका क्षरण से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। अवनलिका क्षरण का तात्पर्य जो नदियों के किनारे नालियों की तरह कटान हो जाता है, उसी को अवनलिका क्षरण कहा जाता है। संसार का सबसे बड़ा लोयस मैदान किस देश में स्थित है? तो संसार का सबसे बड़ा लोयस मैदान चीन में स्थित है। वायु द्वारा उड़कर दूसरे स्थान पर पहुंची मृदा कहलाती है, वो कहलाती है वातोड़। वातोड़ वायु द्वारा उड़कर दूसरे स्थान पर पहुंची मृदा कहलाती है। वायु एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिट्टी को उड़ा कर ले जाती है, तो इसमें क्या होता है, इसमें एक जगह तो अपर्दन होता है तो दूसरी जगह निक्षेपण होता है। तो इस प्रकार की जो मृदा होती है वातोड़ कहलाती है। अधो मृदा के किस संस्तर को कहते हैं? तो वो संस्तर बी है। संस्तर बी को अधो मृदा कहते हैं। मृदा में औसतन कितना प्रतिशत कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है? तो वो पाया जाता है 5% के लगभग। 5% के लगभग कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ किस मृदा में पाया जाता है? तो वो मृदा है पीट मृदा। सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ किस प्रकार की मिट्टी में पाई जाती है? तो वो है पीट मृदा। प्राकृतिक ऑक्सीजन है, तो प्राकृतिक ऑक्सीजन किसे कहा जाता है? तो वो है इंडोल एसिटिक एसिड। इंडोल एसिटिक एसिड को प्राकृतिक ऑक्सीजन के नाम से जाना जाता है। क्लोरोफिल के निर्माण के लिए अति आवश्यक तत्व है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये IAS उत्तर प्रदेश PCS में पूछा गया है। क्लोरोफिल के निर्माण के लिए अति आवश्यक तत्व मैग्नीशियम होता है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया के लिए आवश्यक तत्व क्या है? तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया के लिए आवश्यक तत्व पोटेशियम है। यहाँ ध्यान देंगे, क्लोरोफिल के निर्माण के लिए अति आवश्यक तत्व मैग्नीशियम है, तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया के लिए आवश्यक तत्व पोटेशियम है। वह मृदा जल जिसे पौधे अपनी जड़ों द्वारा अवशोषित करते हैं, तो उस प्रकार के जल को कहा जाता है केशिका जल। केशिका जल के द्वारा ही पौधे अपना विकास करते हैं। पौधे अपनी जड़ों द्वारा केशिका जल को अवशोषित करते हैं। किस मृदा की जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है? तो मटियार जो मृदा होती है, क्ले सॉइल, उसमें जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है। जलाक्रांत मृदा में किस प्रकार की वनस्पतियां मिलती हैं? तो जो जलाक्रांत मृदा है उसमें मैंग्रोव वनस्पतियां मिलती हैं। मैंग्रोव वनस्पतियां दलदली क्षेत्रों में ही पाई जाती हैं। पौधों की वृद्धि तथा मृदा से पोषक तत्वों का अवशोषण सर्वाधिक किस pH मान पर होता है? पौधों की वृद्धि तथा मृदा से पोषक तत्वों का अवशोषण pH मान 6.0 से 7.5 तक होता है। इस प्रकार आप समझें कि जो pH मान होता है, pH मान 6 से 7.5 के बीच में पौधों की वृद्धि और उनके पोषक तत्वों का अवशोषण सर्वाधिक मात्रा में होता है। यानी पौधों के विकास के लिए सर्वाधिक अनुकूल pH मान मृदा है 6.0 से 7.5। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर्वाधिक उर्वरता को धारण करने वाला मृदा कण है? तो सर्वाधिक उर्वरता को धारण करने वाला मृदा कण है मटियार।
मटियार मृदा जो होती है वो सर्वाधिक उर्वरता को धारण करने वाला मृदाकरण है। सर्वाधिक उर्वर मृदा एवं मिट्टी है वो है दोमट मृदा एवं जलोढ़ मिट्टी। ये दोमट जो मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है, इस सर्वाधिक उर्वर होती है यानी उपजाऊ होती है। चूना प्रधान मृदा में उगने वाले पौधों को कहा जाता है, यानी ऐसी मृदा, ऐसी मिट्टी जिस मिट्टी में चूना सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है वहाँ उगने वाले पौधों को कैल्सिकोल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैल्सिकोल्स कहा जाता है। सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो वो करने वाले थे अर्नीनेस। इन्होंने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। यहाँ अर्नीनेस लिखा है, कहीं कहीं अर्नीज नेस लिखा होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। श्वसन मूल किस प्रकार की वनस्पतियों में मिलता है? तो श्वसन मूल मैंग्रोव वनस्पतियों में मिलता है। पर्णमूल तथा स्तंभ परजीवी हैं, तो ये है क्रमशः ओरोबैंकी तथा अमरबेल। पर्णमूल तथा स्तंभ परजीवी कौन कौन है? अगर पर्णमूल की बात करें तो ओरोबैंकी और स्तंभ परजीवी की बात करें तो अमरबेल। कवक का किसी पौधे की जड़ के साथ सहजीवन कहलाता है, वो कहलाता है माइकोराइजा। कवक जब किसी पौधे की जड़ के साथ सहजीवन करता है तो उसको क्या कहा जाता है? माइकोराइजा। कीटभक्षी पौधे क्या अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं? तो हाँ, इसका उत्तर है हाँ, कीटभक्षी पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ध्यातव्य है कि कीटभक्षी पौधे कीटों से नाइट्रोजन तत्व पाते हैं। जब दो भिन्न पौधों का संबंध खाद्य के लिए ना होकर रहने के लिए होता है तो ऐसे संबंध को क्या कहते हैं? तो ऐसे संबंध को अधिपादक कहते हैं, यानी एपीफाइट्स कहते हैं। यूट्रिकुलेरिया, निपेनथिस, डायोनिया एवं ड्रोसेरा कैसे पौधों के उदाहरण हैं? तो ये सब कीटभक्षी पौधे हैं। प्रश्न जो पूछा जा सकता है कि इनमें से कीटभक्षी पौधा कौन सा है, तो इन पौधों का नाम वहाँ दिया जाएगा। तो यूट्रिकुलेरिया, निपेनथिस, डायोनिया एवं ड्रोसेरा ये कीटभक्षी पौधों के उदाहरण हैं। आम के वृक्ष का अर्धतना परजीवी है, वो है लोरेंथस। तो इस प्रकार आज पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके साथ साझा किया हूँ। ऐसे ही वन लाइनर प्रश्न उत्तर आपको समय समय पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। ये जो प्रश्न हैं ये बीती परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जो विगत परीक्षाएं संपन्न हुई हैं उनमें कहीं ना कहीं इन प्रश्नों को पूछा गया है। तो ऐसे प्रश्नों को आप रिवीजन के तौर पर ज़रूर याद रखें। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगली बार एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।